नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तु में शामिल लगभग सभी विषयों को देख करके बनाई जाती है। और इसको बनाने के पूर्व हम बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी इसमें शामिल किया जाता है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इसे तैयार किया गया है। इसको बनाने के पहले बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है। तो जहां जहां भी आपसे आगामी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें हमारा प्रयास रहता है कि बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करते हैं। सही उत्तर बताने के बाद 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लाते हैं यहाँ पर है। तो जो हमारा एक विकल्प सही होने के पश्चात जो 3 विकल्प बचते हैं, तो हमारा अधिकांशतः प्रयास रहता है कि उनके बारे में भी हम आपको बताएं और प्रश्न को तैयार करने के पूर्व भी हम ऐसे विकल्पों को समाहित करते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं जिनको आप सबको हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है, और वहां पर सामान्य अध्ययन में यह श्रृंखला बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाली है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा रोज की भांति आज भी भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, राज्य विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? 4 विकल्प यहां पर हैं, राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। राज्य विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? 4 विकल्पों में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि राज्य विधान परिषद को संसद समाप्त कर सकती है। राज्य विधान परिषद को संसद समाप्त कर सकती है। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य विधान परिषद का गठन कौन कर सकता है, तब भी आपका जवाब होगा संसद। दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है, संसद। तो यहां पर हम इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। राज्य विधान परिषद किसी भी राज्य का उच्च सदन होता है। राज्य विधान परिषद, इसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक चीजें जान लें। राज्य विधान परिषद के नाम कौन कौन से हैं? तो राज्य विधान परिषद को राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कहा जाता है। राज्य विधान मंडल का उच्च सदन इसे कहते हैं। इसको स्थायी सदन कहते हैं, स्थायी सदन भी कहा जाता है। और इसका वर्णन संविधान में कहां पर है? तो याद रखिएगा, संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करेंगे तो राज्य विधान परिषद के गठन और समाप्ति का जो ब्यौरा है, गठन और विघटन, याद रखिएगा। तो इसके लिए एक अनुच्छेद हमारा है 169, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 राज्य विधान परिषदों के गठन से संबंधित है। राज्य विधान परिषद किसी भी राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और स्थायी सदन कहा जाता है। यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु समाप्त किया जा सकता है। पूर्व की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है, वहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। हम विकल्प यहां पर लिख रहे हैं, लोकसभा। दूसरा विकल्प है यहां पर राज्यसभा। तीसरा विकल्प बना था विधान परिषद। और चौथा विकल्प बनाया गया था विधानसभा। अब आपको यह बताना है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के गठन का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, यह भी याद रखना है, सदस्यों का कार्यकाल। और इसके सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और भारत के वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्य हैं? वह 6। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं? तो एक हो जाएगा हमारा अपना उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर आएगा हमारा पड़ोसी राज्य बिहार। नंबर 3 पर आएगा कर्नाटक। नंबर 4 पर आएगा महाराष्ट्र, नोट कर लेना है आपको। नंबर 5 पर आएगा आंध्र प्रदेश। और नंबर 6 पर आएगा अंतिम रूप से तेलंगाना।
तो इन भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, और 6 राज्यों का विधानमंडल कैसा है तो आपको बताना है द्विसदनात्मक। 6 राज्यों का भारत में विधानमंडल कैसा है तो द्विसदनात्मक है, अर्थात यहां पर एक अनिवार्य सदन कौन सा है, विधानसभा और संबंधित राज्य के राज्यपाल, और दूसरा सदन कौन सा हो जाएगा, विधान परिषद। तो यहां की व्यवस्था हो जाएगी द्विसदनात्मक, और राज्य विधानमंडल के इन 6 राज्यों में अंग हो जाएंगे 3। पहला अंग विधानसभा, दूसरा अंग राज्यसभा जो कि अनिवार्य अंग है, और ऐच्छिक अंग के रूप में किसे शामिल किया जाएगा, विधान परिषद को। विधान परिषद के सभी राज्यों के जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग, 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। आपको याद रखना है कि राज्य विधान परिषद की सीटें सभी राज्यों में अलग अलग है। खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सबसे बड़ी है, यहां पर सीटों की संख्या 100 बताई गई है, और भारत के अलग अलग राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अलग अलग है, क्योंकि विधान परिषद लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीटों के आवंटन का आधार बताया जाता है जनसंख्या। तो अलग अलग राज्यों की जनसंख्या विपरीत है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, तो यहां पर एक औसत ले लिया गया कि राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों की संख्या को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और वह 1/6 सदस्य कौन होंगे, कौन सदस्य में शामिल होंगे, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले होंगे। ठीक वैसे ही जैसे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 80(1) में राष्ट्रपति को मनोनयन का अधिकार दिया गया है, वह संसद के उच्च सदन के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद में समानता क्या है कि दोनों स्थायी सदन है, पहली बात तो ये, और दोनों उच्च सदन है, और दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है। राज्यसभा की भांति विधान परिषद को अनुभवी लोगों का सदस्य भी कहा गया है, और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होगी तो आप बताएंगे न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए राज्यसभा की भांति सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की निर्धारित की गई। 1/6 आपको जरूर याद रखना है कि राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की है, सदस्यों की संख्या यहाँ पर 100 है, और इन 6 राज्यों का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, और बचे हुए 22 राज्यों का विधानमंडल एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्या है, या उत्तरी अमेरिका में प्रेरी क्या है, तो उष्णकटिबंधीय वन है, नदी बेसिन है, शीतोष्ण घास के मैदान है, या एक जनजाति है। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी क्या है, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान है। जो प्रेरी नाम के घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको तक इनका विस्तार है। कहां कहां ये पाए जाते हैं, तो कनाडा में भी पाए जाते हैं, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी पाए जाते हैं ये, और मैक्सिको में भी पाए जाते हैं। तो प्रेरी घास के मैदान हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के समय में भारत की यात्रा की। 4 विकल्प यहां पर हैं, चारों मुगल काल के शासक हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो जो थे वो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत आए थे, तो सही जवाब हमारा है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत की यात्रा पर आते हैं। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर मुनरो नाम के जहाज से भारत आता है। कैप्टन हॉकिंस किससे आता है, तो कभी कभी यहां पर जहाज का नाम भी पूछ लिया गया है, हेक्टर मुनरो नामक ये जहाज का कैप्टन था। ठीक है, हेक्टर मुनरो नामक जहाज के माध्यम से भारत आता है, सूरत में आता है सबसे पहले, और 1608 ईस्वी में ये जहांगीर से मिलता है। 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलता है। कहां इसकी मुलाकात होती है जहांगीर से, तो आगरा में होती है, आगरा में मिलता है ये।
जहांगीर से आगरा में मिलता है और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दे दिया था। 400 का मनसब प्रदान कर दिया था। मनसब क्या है? अकबर के द्वारा मनसबदारी की प्रथा शुरू की गई थी, तो 400 का मनसब प्रदान किया। किसने? तो जहांगीर ने प्रदान किया इसको, और इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, यह भी आपको नोट करना है। तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस भारत आता है और हेक्टर मुंडो नाम के जहाज से भारत में आता है 1608 ईस्वी में। वह जहांगीर से कहां पर मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगरा में मिलता है। इसकी मुलाकात आगरा में होती है और जहांगीर ने इसको 400 का मनसब प्रदान कर दिया और इंग्लिश खान की उपाधि भी इसे प्रदान की थी। अब दूसरे प्रश्न में जो दूसरा यात्री है, इसका भी वर्णन यहां पर है, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो कब आता है भारत? तो सर टॉमस रो या थॉमस रो भी लिखा हुआ है, सर थॉमस रो, यह भी एक ब्रिटिश यात्री है और यह जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आता है 1615 में। कब आता है? 1615 ईस्वी में यह भारत आता है। 1615 में भारत आता है और इसकी मुलाकात जहांगीर से कहां पर होती? तो अजमेर में होती है। अजमेर शरीफ जानते होंगे, यहां पर दरगाह बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, राजस्थान राज्य में है अजमेर। तो सर थॉमस रो की मुलाकात अजमेर में होती है, कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात आगरा में होती है। अब हम बात करेंगे यहां पर जो 4 विकल्प दिए गए, इनमें से जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इनको अगर हम क्रम में लगाएं, अगर इन 4 शासकों को अगर हम क्रम में लगाएं, तो पहला शासक कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा? तो सबसे पहले आ जाएंगे अकबर। विकल्प के अनुसार अगर यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि इनको क्रमबद्ध करिए, अकबर के बाद आ जाएंगे, अकबर के उत्तराधिकारी हुए जहांगीर, और जहांगीर के उत्तराधिकारी कौन हुए? जहांगीर के उत्तराधिकारी हुए शाहजहां, और शाहजहां के उत्तराधिकारी कौन हुए? औरंगजेब। तो आप यहां पर इनको क्रम में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इनके नाम की उपलब्धियां भी जो है देख सकते हैं। अकबर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में शासन किसका था? मुगलों का था। आपसे पूछा सकता मुगलों में सत्ता में कौन था? तो मुगल वंश का तीसरा शासक, पहला कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, दूसरा कौन? हुमायूं, तीसरा कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो 1556 से 1605 तक भारत में मुगल वंश की सत्ता का केंद्र बिंदु रहा, मुगल बादशाह रहा। और जहांगीर के शासनकाल में, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया, 2 यात्री भी आते हैं। शाहजहां को कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल इनको कहा जाता है। और ये सल्तनत काल में भी, सल्तनत काल की अपेक्षा अगर हम बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल में सबसे कट्टरवादी शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब सबसे कट्टरवादी शासक था। औरंगजेब ही वह शासक है जिसने सबसे ज्यादा अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार किया। औरंगजेब ही वह शासक था जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ही वह शासक था जिसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ही वह शासक था जो स्वयं में वीणा बजाने में निपुण था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। औरंगजेब ही वह शासन था जो कट्टर हिंदू विरोधी था। औरंगजेब ही वह शासक था जिसकी सेना में सबसे ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हिंदू थे, यह भी आपको नोट करना है। ऐसे प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? सामान्य में देखा जाता है कि राजकीय संस्थान या राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान या अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान भी आपसे पूछा जाता है, तो उसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। देहरादून, भोपाल, बेंगलुरु और कोलकाता। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? तो याद रखना है कर्नाटक में है। बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है? बेंगलुरु से और कौन सा प्रश्न बन सकता है? इसे कहा जाता है बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इसे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। हमने यहां पर लिख दिया भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल पर। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन है? बाणसागर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई, भारत की एक प्रमुख अंतरराज्यीय परियोजना भी है, यह भी नोट करिएगा। बाणसागर परियोजना भारत की एक प्रमुख अंतरराज्यीय परियोजना है जो गंगा की सहायक नदी, गंगा बेसिन में बहने वाली प्रमुख नदी सोन नदी पर बनाई गई है। ठीक है,
तो इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? पहला है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूसरा विकल्प है बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। चौथा और अंतिम विकल्प है उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले 3 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 राज्य। अगर राज्यों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो बताएंगे 3 राज्य इससे लाभान्वित हैं और यह अंतरराज्यीय परियोजना है, अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो बिहार भी इससे लाभान्वित हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित हो रहा है, मध्य प्रदेश भी लाभान्वित हो रहा है। किस नदी पर बनी है ये? अगर आपसे पूछा जाए बाण सागर, जैसा कि प्रश्न आपसे है, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना से संबंधित जो तथ्य इन पर हम बात करेंगे। तो नदी कौन सी है? नदी किस नदी पर बनी है? तो आपको जवाब देना है सोन, सोन नदी पर, सोन नदी पर यह परियोजना बनाई गई। सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक के पास से होता है, अमरकंटक के पास से होता है। जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का अनूपपुर, मध्य प्रदेश का कौन सा प्रदेश यहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है, अमरकंटक के पास से होता है। और यह किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, सहायक नदी है, जो पटना के निकट, बिहार, जो पटना अर्थात बिहार, यहाँ की राजधानी भी पटना है, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, गंगा में ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्यों की संख्या, आप 3 बताएंगे। कौन से वो 3 राज्य? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना नदी कौन सी है? सोन नदी पर बनाई गई है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पास से होता है। अनूपपुर जनपद है। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो पटना, बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी बेसिन की प्रमुख नदियों में सोन नदी को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा व्यक्त की गई? ऐसा कौन सा पारिस्थितिकीविद है, जीव वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, या ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने सबसे पहले पारिस्थितिकी में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात की? ग्रीन हाउस गैसें क्या है? जो पृथ्वी के वातावरण को गर्म करती हैं, जिनके उत्सर्जन से लगातार वैश्विक स्तर की बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम लोग कहते हैं वैश्विक तपन। तो वैश्विक तपन या ग्रीन हाउस गैसें, वैश्विक तपन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से होती है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो 4 विकल्प यहां पर है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की? एडविन हब्बल, नॉर्मन बोरलॉग, जोसेफ फ्रेयर और अर्नेस्ट हैकल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जोसेफ फ्रेयर। जोसेफ फ्रेयर या जोसेफ फियर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो इनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले व्यक्त की गई है। भी याद रखना, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना इनके द्वारा व्यक्त की गई है। और अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव का परिणाम क्या है? तो आप बताएंगे वैश्विक तपन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात पृथ्वी के वातावरण में बदलाव और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इन गैसों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का वातावरण दिनों दिन बढ़ता, जो तापमान है वातावरण में वो बढ़ता जा रहा है, जिससे आए दिन नई नई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना, पृथ्वी के संतुलन में बदलाव और औसत तापमान में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, इन विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला विकल्प दिया एडविन हब्बल। एडविन जो हब्बल है ये खगोलविद थे। इन्होंने बताया है महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। 2 व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनको हम लोग खगोल की पढ़ते हैं, एक का नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर और एक का नाम है एडविन हब्बल। एडविन हब्बल के नाम पर ही सबसे बड़ा अमेरिका का टेलीस्कोप बनाया गया, उसका नाम भी हब्बल रखा गया है, यह भी नोट करना है आपको। और इन्होंने महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बातें की है, अपना सिद्धांत दिया हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसमें एक
आप ये भी बता सकते हैं कि महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी प्रतिपादक कौन है, तो एडविन हबल है। नॉर्मन बोरलॉग नंबर 2 पर विकल्प में दिए हुए नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक है। मैक्सिको के रहने वाले थे, याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है, तो हरित क्रांति शब्द के जनक है विलियम गॉड, विलियम गॉड। ठीक है, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं हरित क्रांति शब्द के जनक, हरित क्रांति शब्द के जनक विलियम गॉड। ठीक है, विलियम गॉड। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति शब्द के जनक विलियम गॉड। और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल भी मिल चुका है, शांति का नोबेल किसको मिल चुका है, तो नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं अर्नेस्ट हैकेल की। अर्नेस्ट हैकेल एक पारिस्थितिकीविद थे। अर्नेस्ट हैकेल जो है वो एक पारिस्थितिकीविद थे और इन्होंने 1866 में पारिस्थितिकी शब्द को पहली बार बताया है। 1866 में पारिस्थितिकी शब्द के जनक है, ये पारिस्थितिकी शब्द के जनक हैं अर्नेस्ट हैकेल। और पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका क्या जवाब होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जनक कौन है। यहां पर पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट हैकेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, कॉफी होती है एक, ये प्रश्न आपके सामने है, उपोष्ण झाड़ी, उष्णकटिबंधीय झाड़ी, शीत झाड़ी या मरु झाड़ी। तो कॉफी जो होती है वो क्या होती है, उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है और इसे हम लोग कहवा के नाम से जानते हैं, जो इसकी फसल है मूल, उसे हम लोग कहवा के नाम से जानते हैं। और कॉफी का वैश्विक उत्पादन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश ब्राजील। वैश्विक स्तर पर कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपको बताना है ब्राजील। ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, विश्व में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राष्ट्र है। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो आपको बताना है कर्नाटक। और कॉफी की प्रजातियां कौन कौन सी, इन पर भी हम बात कर लें तो प्रमुख कॉफी की प्रजातियों में अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका नंबर 1, नंबर 2 रोबस्टा, नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो कॉफी की प्रजातियों में अरेबिका, रोबस्टा, जो ये प्रमुख 2 प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति होती है, तो अरेबिका कॉफी की प्रजाति भारत में लगभग कॉफी के कुल उत्पादन में 70% जो है इसकी हिस्सेदारी रहती है। कॉफी एक पेय पदार्थ है, यह भी याद रखना है। और ब्राजील वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। कर्नाटक भारत का शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम, विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। जीएस में आपसे दिवस भी पूछ लिया जाता है पेपर में, तो इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा प्रश्न तैयार किया गया है। पहला विकल्प है 27 फरवरी, दूसरा है 12 अगस्त, तीसरा है 12 जनवरी और चौथा और अंतिम विकल्प है 29 जुलाई। तो इस प्रश्न को अगर हम देखें तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। प्रोटीन दिवस जो हमारे पोषण के लिए बहुत जरूरी है, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। स्वामी
विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस। अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। वर्तमान समय भारत में बाघों की संख्या कितनी है, आप कमेंट में इसको बताइएगा, हमें सूचित करिएगा। अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति महोदया के द्वारा राष्ट्रपति महोदया ने प्रचंड नामक हेलीकॉप्टर में कहां बैठ करके इतिहास रचा है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया है सामान्य अध्ययन में, करंट अफेयर से, कि जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति है वह कहां से, किस एयरबेस से या किस स्थान से बैठ करके प्रचंड नामक हेलीकॉप्टर बैठी है, और यह इतिहास में दर्ज हो गया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, पठानकोट, हिंडन, जैसलमेर और अंबाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जैसलमेर। कहां है ये? तो ये राजस्थान में है। यहां से बैठ करके इन्होंने इतिहास रचा है, और इस हेलीकॉप्टर में या सैन्य हेलीकॉप्टर में बैठने वाली ये भारत की पहली महिला है। और इनके द्वारा 27 फरवरी, कौन सी तिथि रहेगी? तो 27 फरवरी 2026 को, 27 फरवरी 2026 को इन्होंने प्रचंड नाम का जो हेलीकॉप्टर है, पहली बात तो ये स्वदेशी है और ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की श्रेणी का बनाया हुआ हल्का हेलीकॉप्टर है। इसमें बैठ करके महिला सशक्तिकरण को इन्होंने और स्वदेशी आत्मनिर्भरता को जो बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ये मैसेज गया है पूरी देश दुनिया में कि भारत अपने स्वदेशी हथियारों पर निर्भर है, अपनी निर्भरता को बढ़ा रहा है, विदेशी आयात पर निर्भरता को कम कर रहा है, और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। और हमारे जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनकी विश्वसनीयता पर तमाम सवाल उठाया करते हैं लोग, तो उस पर भी विराम लगाने का प्रयास हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया गया है। हमारी भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी गत वर्ष राफेल फाइटर जेट से अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी गई थी, यह भी याद रखना आपको। और उस फाइटर जेट को चलाने वाली एक महिला पायलट ही थी, इनका नाम है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है वो स्क्वाड्रन लीडर के पद पर इस समय है, यह भी याद रखना है। और इसके पूर्व भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया आईएनएस वागसीर में भी यात्रा कर चुकी है, आईएनएस वागसीर में भी यात्रा कर चुकी है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। चर्चा में रहा अंजदीप क्या है? चर्चा में रहा अंजदीप क्या है? लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है, एक युद्धक टैंक है, एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, या मल्टी बैरल रॉकेट है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो हमारा अंजदीप है, तो वो क्या है? एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ठीक है, एंटी सबमरीन युद्धपोत है ये, इसका नाम है अंजदीप। अंजदीप एक छोटा सा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, और ब्रिटिश या पुर्तगालियों के समय बहुत चर्चा में बना रहा। पहली बात तो हम जानेंगे अंजदीप क्या है। एक द्वीप है, कहां पर है यह? तो अरब सागर में है, अरब सागर में है, इसी के नाम पर इसका नाम आईएनएस अंजदीप रख दिया गया है। अंजदीप हमारा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, और इसको भारत की सेना में चेन्नई जो हमारा प्रमुख बंदरगाह भी है, एक नेवल बेस भी है, 27 फरवरी 2026 को एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी के द्वारा एक समारोह के तहत इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। एडमिरल जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वायुसेना में जैसे एयर चीफ मार्शल टॉप पे होते हैं, थल सेना में जनरल, और अगर आपसे पूछा जाएगा नौसेना या नौसेना का प्रमुख कौन होता है तो उसे एडमिरल कहते हैं। और वर्तमान एडमिरल हमारे कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में 27 फरवरी 2026 को आईएनएस अंजदीप को भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया, जिससे भारत की नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ और वैश्विक स्तर पर भारत का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। आप सभी को धन्यवाद।